तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। 30 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:6 है। तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:7 हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है। एक 30 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:6 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे यहाँ पे 7:6। हमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ, तो ऊपर लिख लेंगे मिल्क और यहाँ पे वाटर लिख दूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:7 हो जाए। तो इसके नीचे यहाँ पे 6:7 लिख दूंगा मैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसे नया मिश्रण बोला जा रहा है, तो यहाँ पे न्यू लिख देता हूँ कि ये नया मिश्रण है और इसे ओल्ड वाला यानी पुराने वाला मिश्रण मान लेते हैं। ठीक है, तो और देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है, कितना पानी और मिलाया जाए। इसका मतलब इसमें पानी मिला रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए पानी का जो अनुपात है वो 6 से 7 हो रहा है। ठीक है, यानी कि पानी बढ़ रहा है। ठीक है, नए वाले मिश्रण में यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन देखिए दूध का जो अनुपात है वो बराबर रहना चाहिए था। ठीक है, लेकिन दूध का अनुपात क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, 7 से 6 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये अनुपात अभी ठीक नहीं है, इसे ठीक करना पड़ेगा क्योंकि हमें दूध की मात्रा दोनों में बराबर करनी होगी। तो कैसे करेंगे, 7 का गुणा 6 में करेंगे और 6 का गुणा 7 में कर देंगे। देखिए यहाँ पे 7 का गुणा 6 से कर देंगे और यहाँ पे 6 का गुणा 7 से कर देंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, अब देखिए अगर हमने इसको 6 से गुणा किया है तो दूसरे वाले अनुपात को भी 6 से गुणा करेंगे और इसको 7 से किया गुणा तो इसको भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सही अनुपात है वो अब हमें मिलेगा। यहाँ पे 42 आ जाएगा और 6 6 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही अनुपात होगा दूध और पानी का। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये तो पुराने वाला आ गया मिश्रण और नए वाले का अनुपात देखिए क्या हो जाएगा, ये 42 आ जाएगा और यहाँ पे 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूध की मात्रा तो बराबर हो गई और पानी की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, अब देखेंगे कि कितनी बढ़ रही है, इन दोनों को घटा के देखेंगे तो 49 में से 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अनुपात में कितनी वृद्धि हो रही है, 13 यूनिट की वृद्धि हो रही है। ठीक है, लेकिन हमें ये वृद्धि लीटर में बतानी है। ठीक है, तो लीटर में कैसे बताएंगे, ये जो पुराने वाला मिश्रण है इसकी मात्रा हमें दी हुई है यहाँ पे 30 लीटर। ठीक है, तो पहले हम इनका दूध और पानी का अनुपात जमा कर लेंगे। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये यूनिट में कितना आएगा, अनुपात में 78 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लीटर में देखेंगे तो हमें 30 लीटर दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए इसके सामने मैं लिख दूंगा कि ये 30 लीटर के बराबर है। ठीक है, अब देखिए पानी कितना मिलाया जा रहा है, 13 यूनिट, तो मुझे 13 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो 13 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे 6 से भाग कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 13 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इस तरफ 6 से भाग किया तो दूसरी तरफ भी मैं 6 से भाग कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए इसको 6 से काटेंगे तो ये 5 पे कटेगा, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 लीटर आ गई। यानी कि मुझे कितना पानी मिलाना पड़ेगा, 5 लीटर पानी मिलाना होगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। ए ने 3200 रुपये निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद बी ने कुछ धन निवेश किया और व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 3:5 है तो बी ने कितनी धनराशि निवेश की थी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें उनके लाभ का अनुपात दिया हुआ है 3:5। ठीक है, जब भी आपको लाभ का अनुपात दिया होगा तो आपको सवाल को इस तरीके से सॉल्व करना होगा। देखिए ए ने 3200 रुपये निवेश किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा ए और इसके सामने 3200 रुपये लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि बी ने 4 महीने बाद कुछ धनराशि निवेश करी है जो हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसे मैं x मान लेता हूँ कि b ने x रुपए का निवेश किया है और इसे 3200 से भाग करेंगे। ठीक है, तो b की धनराशि को नीचे भाग में लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि वर्ष के अंत में, यानी कि 1 वर्ष के लिए निवेश है। ठीक है, तो 1 वर्ष के लिए अगर निवेश है तो हम यहाँ पे इसको महीनों में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे 12 से गुणा कर देंगे कि a का जो निवेश है वो पूरे 12 महीने के लिए था। ठीक है, और b ने 4 महीने बाद निवेश किया था। ठीक है, तो बी का निवेश कितने महीनों के लिए था,
12 में से 4 घटा देंगे, तो यानी कि इसका निवेश 8 महीनों के लिए था। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें लाभ का अनुपात दिया होता है तो हम क्या करते हैं, धनराशि को समय के साथ गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो अनुपात आया है ये इनके लाभ का अनुपात बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 3/5 के सामने लिख सकते हैं अब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, 8 से 32 को काटेंगे तो ये 4 पे कटेगा और ऊपर 2 जीरो लग जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को 3 से काट लेंगे, तो इसे 3 से काटेंगे तो 1 आएगा और इसे 3 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर 1 आ चुका है तो x को ऊपर ले जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऊपर x आ जाएगा और इस 5 का गुणा इधर कर देंगे, तो देखिए 4 चौक कितना हो जाएगा 1600 और इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 पंजे 80 होता है, तो यहाँ पे 8,000 रुपये आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 8,000 रुपये, और x हमने किसे माना था, b ने जो निवेश किया है। ठीक है, तो यानी b ने कितनी धनराशि निवेश करी थी, 8,000 रुपये। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन ए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो 400 मीटर लंबी ट्रेन बी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक 250 मीटर लंबी ट्रेन ए है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यानी स्पीड से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो ट्रेन ए है इसकी लंबाई कितनी है, 250 मीटर, और ये एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें दी नहीं हुई, तो मैं इसे मान लूंगा कि इसकी लंबाई x मीटर है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जब ये ट्रेन इसे पार करेगी तो उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, एक तो अपनी लंबाई तय करनी होगी 250 मीटर, और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई x मीटर जो है इसे भी तय करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, चाल बराबर है दूरी बटा समय, यानी स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो दूरी है वो कितनी है, 250 जमा x है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे ऊपर 250 जमा x। ठीक है, और यहाँ पे समय कितना लग रहा है उसे, यहाँ बोला गया कि 30 सेकंड का समय लग रहा है, तो नीचे इसे 30 से भाग कर देंगे। ठीक है, लेकिन देखिए ये जो उसको दूरी तय करनी पड़ रही है मीटर में है और ये समय जो है सेकंड में दिया हुआ है, लेकिन जो उसकी चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई, तो पहले इसे कन्वर्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे 90 को हम गुणा कर देंगे 5/18 से। ठीक है, तो ये मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल आ जाएगी, तो 18 से इसे काटेंगे तो 5 पे कटेगा और 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल आ गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम उसकी चाल लिख सकते हैं कि उसकी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल है। ठीक है, और अब हम इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो 30 का गुणा इसमें 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 25 दिया 75 होता है, तो यहाँ पे 750 आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, और ये 250 को इस तरफ ले आएंगे घटाने के लिए। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या लिखा रहेगा, x लिखा रहेगा, तो देखिए यहाँ पे 750 में से 250 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 500, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 500 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ कि 500 मीटर का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि एक 400 मीटर लंबी ट्रेन है बी जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उस प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी, हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई को निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए 400 मीटर तो इसकी अपनी लंबाई है और इसे 500 मीटर का प्लेटफॉर्म भी पार करना है, तो कुल दूरी कितनी तय करनी है, 400 जमा 500 यानी कि 900 की दूरी इसे तय करनी होगी। ठीक है, और हमें यहाँ पे समय निकालना है, चाल हमें दी हुई है, दूरी हमें पता है, समय निकालना है। ठीक है, तो टी को ऊपर लिख दूंगा मैं यहाँ पे, देखिए जो टी है ये किसके बराबर हो जाएगा, डी और भाग में एस, यानी चाल को नीचे ले आए। ठीक है, अब देखिए दूरी कितनी है, 500 जमा 400 यानी 900 है। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं टी लिखा रहने दूंगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन अभी इसकी चाल को हम इसमें डाल नहीं सकते क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में नहीं दी हुई है, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, तो पहले इसे बदल लेंगे। देखिए यहाँ पे इसको भी गुणा कर देंगे जैसे हमने ऊपर किया था यहाँ पे 5/18 से। ठीक है, तो देखिए 18 से इसे काटेंगे तो 4 पे कटेगा, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी उसकी चाल कितनी आ गई है, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई है। ठीक है,
क्योंकि ये 900 मीटर है इसलिए हमने इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया। तो अब इसे 20 से भाग कर देंगे तो देखिए समय कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और 2 से इसे काटेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी उसे 45 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। ए किसी कार्य को 40 दिन में, ए और बी मिलकर उसे 25 दिन में तथा बी और सी मिलकर उसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, तो इसे लिख लेंगे कि ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। और बताया गया है कि ए और बी मिलकर उसे, यहाँ पे देखिए ए और बी के मैं ए प्लस बी लिख रहा हूँ, उसे 25 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बोला गया है कि बी और सी मिलकर उसे 20 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पे बी प्लस सी लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 20 दिन में। ठीक है, अब इन तीनों का हमें एलसीएम लेना होगा, तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क होगा। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो देखिए 40 पंजे 200 होता है, तो ए की एफिशिएंसी 5 है, और 25 अट्ठे 200 होता है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 20 को 10 से गुणा करेंगे तो 200 आता है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 जो है इन दोनों की एफिशिएंसी है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में से ए की एफिशिएंसी हमें पता है कि 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, बी की यहाँ पे 8 में से 5 को घटा देंगे तो 3 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 और 3 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और दोनों के मिला के 10 है, तो यहाँ पे 10 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 3 है और सी की 7 आ गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। कौन सा कार्य करना है, ये जो यहाँ पे मैंने टोटल वर्क लिखा हुआ है, ये वाला कार्य तीनों को मिलके करना है। तो तीनों मिलके इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें तीनों की एफिशिएंसी का योग करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी कितनी कितनी है, ए की 5 है, बी की 3 और सी की 7 है। ठीक है, तो 7 और 3 10 और 5 15 आ गया। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी 15 आ गई है। अब जो कुल कार्य है उनको एफिशिएंसी से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो 200 को 15 से भाग कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे पहले इन दोनों को 5 से काट लेंगे तो ऊपर 40 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 40/3 आ गया। अब 3 से इसे काटेंगे तो 13 पे तो कट जाएगा और एक शेष बचेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 13 सही 1/3 दिन आ जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों ये तीनों मिलकर उसे 13 सही 1/3 दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक नाव को धारा के विपरीत 90 किलोमीटर जाने और वापस लौटने में 12 घंटे का समय लगा। यदि धारा के विपरीत और धारा के साथ उसकी चालों का अनुपात 3:5 है, तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक नाव को धारा के विपरीत 90 किलोमीटर जाने और 90 किलोमीटर वापस लौटने में 12 घंटे का समय लगा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें कुल समय दिया है, तो हमें क्या करना होगा, पहले अलग अलग समय निकालना हो कि विपरीत दिशा में उसे कितना समय लगा और वापसी में धारा के साथ लौटने में कितना समय लगा। ठीक है, तो हम ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें दोनों चालों का अनुपात दिया गया है, धारा के विपरीत और धारा के साथ उसकी चालों का अनुपात दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि उसकी चाल का अनुपात हमें दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, 3:5 दिया गया है। तो मैं यहाँ पे ऊपर आपको समझाने के लिए लिख दूंगा कि ये विपरीत दिशा का है। ठीक है, और ये धारा के साथ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हमें चालों का अनुपात दिया हुआ है और यहाँ पे हमें कुल समय दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, चाल के अनुपात को समय के अनुपात में बदल लेंगे। ठीक है, अब इसके लिए आपको देखिए क्या करना होगा, 3:5 को उल्टा करके लिख देना होगा 5:3। ठीक है, जब भी आप इसे उल्टा करके लिख देंगे चाल के अनुपात को, तो ये समय का अनुपात बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनुपात में यहाँ पे उसे 5 यूनिट का समय लग रहा है और धारा के साथ 3 यूनिट का समय लग रहा है, लेकिन हमें इसे घंटों में निकालना है। तो देखिए कुल समय कितना लग रहा है उसे अनुपात में, 8 यूनिट का समय लग रहा है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि 8 यूनिट का जो समय है ये किसके बराबर है, ये 12 घंटे के समय के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे सामने लिख देंगे 12 घंटे। तो पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 से भाग करेंगे, तो दूसरी तरफ भी हमें 8 से भाग करना होगा 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए 8 से इसे भाग करेंगे और दोनों को 4 से काट लेंगे तो कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 3/2 को क्या लिखेंगे, 1.5 घंटा। ठीक है, तो यानी उसे 1.5 घंटे का समय लगा। तो देखिए यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 घंटा आई है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 घंटे लगे हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7.5 घंटे। अब 1.5 घंटे को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 घंटे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने समय निकाल लिया, उसे जाने में 7.5 घंटे का समय लगा और वापस लौटने में 4.5 घंटे का समय लगा। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें दोनों चालें निकालनी होगी कि उसे जाते टाइम उसकी चाल क्या थी और वापसी में धारा के साथ उसकी चाल क्या थी। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, हमें दूरी दी गई है, समय हमने निकाल लिया। ठीक है, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो पहले हम चाल निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो चाल है उसकी विपरीत दिशा में जो धारा के विपरीत है वो कितनी आ जाएगी, उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी, 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। और यहाँ पे दूरी बटा समय होता है, तो समय यहाँ पे कितना है, 7.5 घंटे का। ठीक है, अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो हमारा आंसर लंबा होगा, तो यहाँ पे इसे मैं 15/2 लिख रहा हूँ। ठीक है, 7.5 को 15/2 लिख देंगे, तो यहाँ पे 15 तो नीचे रहेगा और जो नीचे वाला 2 है वो ऊपर गुणा में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 से इसे काटेंगे तो 6 पे कटेगा और 6 दूनी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ गई। ठीक है, ये उसकी चाल है विपरीत दिशा में। ठीक है, अब उसकी चाल निकाल लेंगे, धारा के साथ वो कितनी चाल से चलती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चाल के अंदर यहाँ पे 7 लिख दूंगा ब्रैकेट में। तो देखिए दोस्तों, जब वो वापस लौटी है तो उसने कितनी दूरी तय करी है, 90 किलोमीटर की दूरी तय करी है। ठीक है, और नीचे इसको भाग करना होगा समय से, तो समय कितना लगा है, 4.5 घंटे। तो इसको हम 9/2 लिख लेंगे। ठीक है, 4.5 को 9/2 लिख लेंगे तो यहाँ पे नीचे 9 आ जाएगा और इसके नीचे वाला जो 2 है वो ऊपर गुणा में चला जाएगा। अब देखिए 9 से इसे काटेंगे तो ये 10 पे कटेगा और 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना होता है, ये दोनों चाल स्पीड जो है अपस्ट्रीम की और ये जो स्पीड है ये डाउनस्ट्रीम की है। ठीक है, इंग्लिश में इसे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। अब देखिए हमें नाव की चाल बतानी है स्थिर जल में, तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों चालों को जमा करके 2 से भाग करना होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों को जमा कर लेंगे, 12 जमा 20 और इसे 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 32/2 आ जाएगा और 2 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर यहाँ पे हमें धारा की चाल पूछी गई होती तो हम क्या करते, इन दोनों का अंतर निकाल देते। ठीक है, यहाँ पे 20 में से 12 घटा देते और इसे 2 से भाग कर देते, तो 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 2 से भाग करेंगे इसे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, अगर धारा की चाल पूछी जाए तो इस तरीके से आपको घटा के करना है और यहाँ पे अगर नाव की चाल पूछी जाए तो दोनों को जमा करके 2 से भाग करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।